तो कल हम छोटी आंत और आमाशय के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। उससे पहले कल हमारी दो ग्रंथियां रह गई थी। कौन कौन सी? यकृत और अग्नाशय। तो इन्हें हम ग्रंथियों में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम केवल इतना जानेंगे कि किस प्रकार यकृत यानी लीवर और पैनक्रियाज हमारे पाचन में सहायक हैं और किस प्रकार ये छोटी आंत में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यकृत के बारे में कि यकृत का पाचन में किस प्रकार काम पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे यकृत। ये हमारा जो यकृत है यानी लीवर, तो सबसे पहले इसका कार्य क्या रहता है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि आमाशय में हमारे प्रोटीन का पाचन हुआ, तो प्रोटीन पाचन होने के बाद और यहाँ पे HCl था, तो HCl से हमारा भोजन क्या हो गया? अम्लीय। अब छोटी आंत में जब प्रोटीन का यहाँ पे थोड़ा बहुत पाचन हो गया तो यहाँ पे बस आएगा, और छोटी आंत में पाचन के लिए क्षारीय अवस्था की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या हुआ कि लीवर एक रस का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं पित्त रस यानी बाइल जूस। तो बाइल जूस का pH मान कितना होता है? 8। तो 8 pH मान है, इसका मतलब क्या है? ये क्षारीय है। तो अब हमें एक क्षारीय अवस्था की पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसे लीवर को कौन देता है आइडिया कि आपको पित्तरस का निर्माण करना है? तो एक हार्मोन होता है जो छोटी आंत में कार्य करता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो कि बाइल जूस को उत्तेजित यानी बाइल जूस को बनाने के लिए लीवर को उत्तेजित करता है यानी एक्टिवेट करता है, जिससे लीवर बाइल जूस बनाता है। लेकिन लीवर बाइल जूस बनाता है लेकिन उसे स्टोर कहाँ करता है? तो ये अपना जो पित्ताशय दिख रहा है, गाल ब्लेडर दिख रहा है, गाल ब्लेडर में हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। और बनाता कौन है? सबसे बड़े दो ही प्रश्न रहेंगे। बाइल जूस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर। लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में। तो पित्ताशय यानी लीवर से बाइल जूस बनने के बाद हमारी हेपेटिक वाहिका होती है जो क्या करती है? परिवहन करती है पित्तरस का। पित्तरस का परिवहन मतलब यहां से जब लीवर में से जब बाइल जूस बन जाएगा, गाल ब्लेडर में पहुंच जाएगा, तो गाल ब्लेडर से यहां तक छोटी आंत तक पित्तरस को कौन सी वाहिका लाएगी? तो हेपेटिक वाहिका लाएगी। लेकिन सिस्टिक वाहिका क्या करेगी? लीवर से जब बनकर बाइल जूस पित्ताशय तक पहुंचेगा, गाल ब्लेडर तक पहुंचेगा, तो लीवर से पित्ताशय तक सिस्टिक वाहिका पहुंचाएगी। लेकिन हेपेटिक वाहिका क्या करेगी? हेपेटिक वाहिका गाल ब्लेडर से और छोटी आंत तक लाएगी पित्तरस को। जब पित्तरस छोटी आंत में आ जाएगा तो क्या होगा? क्षारीयपन प्रदान कर देगा, क्योंकि ये क्षारीय है यानी सॉल्ट है एक प्रकार का ये। तो इसका कार्य क्या रहेगा? जैसे ये ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। उसी के साथ जेजेनम में आने के बाद यहाँ पर कल हमने देखा कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो गया था। और यहीं बिलिरुबिन में क्या है? इसमें क्या होता है? बाइल जूस दो पिगमेंट को एक्टिवेट यानी दो पिगमेंट को स्रावित करता है। कौन कौन से? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इनको नोट करना है, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किए। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन का कार्य क्या होता है? पीला रंग प्रदान करना। वहीं बिलिवर्डिन का कार्य क्या होता है? हरा रंग प्रदान करना। यहीं देखेंगे बिलिरुबिन जब पीला रंग प्रदान करता है, तो जब बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो क्या होता है? हमारी आरबीसी नष्ट होने लगती हैं और पीलापन छा जाता है, जिसे हम बोलते हैं पीलिया। हम बोलते हैं कि पीलिया जो येलो फीवर जॉन्डिस होता है वो हो जाता है। तो वो बिलिरुबिन होता है जो बाइल जूस में से बनता है पिगमेंट, वो जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें पीलिया नाम की बीमारी होती है। उसके बाद जब भोजन यहाँ पे आया तो हमने देखा कि इसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से फैट होता है, उसका पाचन होना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद एक और ग्रंथि कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि कार्य करती है? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज ग्रंथि से जितने अपने एंजाइम निकलते हैं उन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, यानी पैनक्रियाज को कौन ऑर्डर देता है एंजाइम बनाने के लिए? तो एक हार्मोन कार्य करता है, सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या कार्य है? पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना हार्मोन एंजाइम बनाने के लिए। तो पैनक्रियाज में अपने
तीन एंजाइम बनते हैं। कौन कौन से हैं? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो पैनक्रियाज जो अग्नाशयिक रस छोड़ता है, अग्नाशयिक रस में तीन हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का क्या कार्य होता है? तो जो फैट होता है, यहाँ पर जो फैट को क्षारीयपन माहौल प्रदान हो गया, उसके बाद लाइपेज का क्या कार्य रहेगा? फैट है या लिपिड है उसका पूर्ण पाचन कर देगा। लाइपेज, एमाइलेज का क्या कार्य रहेगा? जो अपना कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो गया था, लेकिन आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन हुआ, तो जो कार्बोहाइड्रेट बचा स्टार्च के रूप में, उसका पूर्ण पाचन एमाइलेज द्वारा होता है। कहाँ? छोटी आंत में। एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो जो आमाशय में प्रोटीन किसमें टूट गया था? पेप्टोन में। अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देगा। और फिर छोटी आंत में एक और एंजाइम होता है इरिप्सिन, वो क्या करेगा? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उसके बाद क्या होगा? भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाएगा। इसलिए ये भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कौन करा रहा है? ये तीन एंजाइम, जो किसने छोड़े? अग्नाशय ने। किस रस से? अग्नाशयिक रस से। तो अग्नाशय यानी पैनक्रिएटिक जूस होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो दो एंजाइम छोड़े गए हैं, तीन एंजाइम छोड़े गए हैं, इसी के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इसलिए हम इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो इस प्रकार देखा। अग्नाशय की कुछ और बातें जानते हैं। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, और इसकी आकृति कैसी होती है? पत्तीनुमा संरचना होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा सेल का क्या कार्य होता है? तो अल्फा सेल का कार्य होता है ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करना, और बीटा सेल का कार्य होता है इंसुलिन हार्मोन स्रावित करना। तो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। वहीं इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में शुगर भी होता है, यानी शुगर भी पाया जाता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा? क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वो तो बराबर बदलता जा रहा है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन की कमी आई तो क्या हुआ? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना थोड़ा कम हो गया, तो यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसी से क्या होता है? डायबिटीज की शिकायत आ जाती है, क्योंकि हमारे यूरिया में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से, जिससे हमें डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो ये हमने देखा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में ये तीन सेल होती हैं, जिनके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कार्य करती हैं। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि हमारा मुख गुहा से पाचन प्रारंभ हुआ, और छोटी आंत में हमारा भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण हो चुका है। लेकिन अभी एक अंग और बचा है, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का क्या कार्य रहेगा? जब भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो चुका है, तो बड़ी आंत का कार्य रहेगा जल का पूर्ण अवशोषण। तो बड़ी आंत का क्या कार्य रहेगा? ये बड़ी आंत है, तो जब यहाँ पर ये सूक्ष्म बिलाई पाई जाती हैं छोटी आंत में, इसके द्वारा क्या हो गया? भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो गया। अब भोजन कहाँ आएगा? ये बड़ी आंत वाले हिस्से में, इसमें आएगा। इसे क्या बोलते हैं? सीकम। इसे बोलते हैं सीकम, जो बड़ी आंत का सबसे निचला हिस्सा है। इसका क्या कार्य रहेगा? तो इसके अंदर जब भोजन आएगा, भोजन यहाँ पे पूर्ण अवशोषण और पाचन हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ भोजन आएगा, जो अवशोषित भोजन आएगा, उसका क्या होगा? सीकम में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि छोटी आंत बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी रहती है? तो वो सीकम से जुड़ी रहती है। सीकम से एक और चीज जुड़ी रहती है, अपेंडिक्स, जिसे अपन अपेंडिक्स की नस बोलते हैं। ये हमारे पुराने टाइम पे हमें भी पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है, लेकिन अब इसे अवशेषी अंग नाम दे दिया गया है। कौन सा अंग? अवशेषी अंग।
इसका इस टाइम पे अब कोई कार्य नहीं रहा है। इसका कार्य होता है घास भूसा, और जो भी हम जैसे कंकड़ पत्थर पहले आदि मानव युग में हम खा लेते थे तो उनको भी थोड़ा सा रूप में पचाना इसका कार्य रहता है। इसलिए अब इसका कोई कार्य नहीं है। तो अब ये अवशेषी अंग में बहुत ही छोटा अंग हो गया है, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। तो ये किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत के सीकम से। और सीकम में भोजन प्रवेश करके कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में प्रवेश कर गया। ये यहाँ से होता हुआ जल का अवशोषण होता हुआ और यहाँ पर पहुंचकर और भोजन कहाँ पहुंच जाएगा? रेक्टम में यानी मलाशय में, और गुदा द्वारा अपना भोजन बाहर निकल जाएगा अवशेषी पदार्थ के रूप में। तो जानेंगे सीकम जो सबसे निचला हिस्सा है किसका? बड़ी आंत का। इससे ऊपर क्या रहता है बड़ी आंत का? ये कॉलन हिस्सा है। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉलन। कॉलन 4 प्रकार का रहता है। कौन कौन सा? ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन में आने के बाद जो अपना भोजन और जो जल है वो पूर्णतः अवशोषित, जल पूर्णतः अवशोषित हो गया और भोजन का भी पूर्णतः पाचन अवशोषण यहीं पे हो गया था। जो एक्स्ट्रा जल था वो मूत्राशय में चला गया मूत्र के रूप में, और जो भोजन था, जो खाना था, वो अपना पूर्ण पाचन होने के बाद कहाँ आ गया? रेक्टम में। रेक्टम क्या है? इसे मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय में आकर अपना भोजन जमा हो गया। तो जब यहाँ पर जो अपना अवशेषी खाना था वो जब यहाँ पर आ गया तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे कायल। जैसे जब अपना भोजन कहाँ था? मुख में था, तो लार के साथ मिलने पर हमने उसे क्या नाम दिया था? बोलस। वहीं पे जब ये आमाशय में आ गया था तो 4 घंटे आमाशय में रुकने के बाद हमने उसे क्या नाम दिया? कायम। लेकिन वही भोजन जब पूर्ण पाचन होने के बाद अपना मलाशय में यानी रेक्टम में आता है तो उसे क्या नाम देते हैं हम? कायल। कायल जब यहाँ पर स्टोर होता है और एनस यानी गुदा द्वारा ये अवशेषी पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम यानी मलाशय में ही एक बीमारी सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं पायल यानी बवासीर। तो क्या होता है? रेक्टम में कुछ हानिकारक जीवाणुओं की वजह से या किसी भी घाव सा हो जाता है, घाव की वजह से क्या होता है? मांस यहाँ पर चढ़ने लगता है। वही मांस क्या होता है जिसे हम बोलते हैं पायल। तो इसी का ऑपरेशन होता है, उस पायल उसको मांस को काट दिया जाता है और फिर से हमारा ये जो रेक्टम है इसकी पायल समाप्त हो जाती है और रेक्टम यानी गुदा हमारा सही से फिर अवशेषी पदार्थ को बाहर निकालने लगता है। तो ये हमने देखा कि बड़ी आंत में किस प्रकार से जल का अवशोषण हुआ और हमारा भोजन पूर्ण पाचन होने के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में हमारा जल का पूर्ण अवशोषण होने के बाद हमारा भोजन मुख गुहा से लेकर और छोटी आंत तक पूर्ण पाचन और अवशोषण हो गया। हमने देखा कि किस प्रकार आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ और छोटी आंत में वसा का पाचन हुआ और प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हुआ। तो इस आधार पे हमने जानकारी ली पाचन तंत्र की और पाचन अंग किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार हमने इनमें देखा कि कौन कौन से एंजाइम थे जिन्होंने अपना अपना हिस्सा लिया था भोजन को पचाने में। तो आप सभी ये लेक्चर्स को देखें, उस प्रकार हम पता चला पाएंगे कि किस प्रकार हमारे सारे ये अंग हैं जो कार्य कर रहे थे। अब हम देखेंगे कुछ नोट पॉइंट जो पाचन अंग में कार्य करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट है मुख में, मैं पॉइंट बोल रहा हूं आप नोट करना। मुख में लार युक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो उसे हमने कल क्या नाम दिया? बोलस। मुख में लार युक्त भोजन को बोलस कहते हैं। आमाशय में ठहरे हुए भोजन को क्या कहते हैं? कायम। और जो रेक्टम यानी मलाशय में जमा अवशेषी भोजन को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कायल। ये कुछ नोट पॉइंट होते हैं
जो वल्नाइलर फैक्ट के तौर पे एग्जाम में आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाचन तंत्र समाप्त हुआ। अब हम कल की नई क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इन सभी वीडियोस को देखना न भूलें, जिससे हम पाचन तंत्र पूरा समझ पाएंगे। धन्यवाद।